हेलो बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर व आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9th उर्दू का चैप्टर नंबर दूसरा स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम पूरे चांद की रात है। क्या नाम है? पूरे चांद की रात। आज हम लोग इस चैप्टर का सिर्फ बुक रीडिंग करने वाले हैं। क्या करना है? सिर्फ बुक रीडिंग करने वाले हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग उसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब करने वाले हैं। समझ गए? तो आज वो सिर्फ और सिर्फ बुक रीडिंग ही होगा। समझ गए? और साथियों, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो हम लोग स्टार्ट करता हूं बुक रीडिंग। सबसे पहला हम लोग अफसाना है। क्या है? हम लोग पूरे चांद की रात। एक ये एक अफसाना है। क्या है? अफसाना है। पढ़ता हूं। उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरी अदब की देन है। यानी उर्दू में जो मुख्तसर अफसाना है वो किसकी देन है? तो वो मगरबी अदब की देन है। पूछ दे एग्जाम में तो उर्दू में मुख्तसर अफसाना किसकी देन है? तो वो मगरबी अदब की देन है। ये जदीद दौर की पैदावार है। क्या है? ये नए दौर की पैदावार है। असर हाजिर में मशरूफ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना नाविल और दास्तान से ज्यादा कशिश है। मुख्तलिफ नुकादों ने अपने अपने तौर पर अफसाने की तारीफ बयान की। यानी मुख्तलिफ अफसाना निगारों ने अपना अपना तारीफ अलग अलग बयान की है। एक नुकाद ने कहा कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। आप लोग ये भी लिख सकते हो अफसाना की तारीफ यूं बयान कर सकते हो, परिभाषा यूं लिख सकते हो कि अफसाना ऐसी नस्र कहानी है जो एक ही नस्ल में पढ़ी जा सके, उसे क्या कहते हैं? अफसाना कह सकते हैं। एक और नुकात कहता है कि अफसाने में बुनियादी चीज व हिद्दत तासीर है। एक नुकात क्या कहता है कि अफसाना में बुनियादी चीज व हिद्दत तासीर है। कम होते हैं क्योंकि मुख्तसर होते हैं। ओह, यहाँ चीज बुनियादी तासीर होते हैं। एक अच्छा अफसाना इख्तिसार के साथ जिंदगी के किसी गोशे को कारी के सामने पेश करता है। अफसाना में झूल होने के अमकाना कम होते हैं क्योंकि ये मुख्तसर होते हैं। लाजिम है कि अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहराई किरदार भी ऐसे हो जो हमारे जिंदगी और तजुर्बों से मुतालबत रखते हैं। यानी किस्सा कहानी भी ऐसे हो, किरदार भी ऐसे हो कि हमारे जिंदगी और तजुर्बों से मुताबिक हो। अफसाने के अज्जाए तरकीब में, यानी अफसाने के जो अज्जाए तरकीबी है वो प्लॉट, मौजू, किरदार, मुकालमा, मंजर कसी, माहौल और जुबान व बयान की रंगियान काबिल का जिक्र है। यानी अफसाना का पूछा जा सकता है अज्जाए तरकीबी है तो वो लिखना है प्लॉट, मौजू, किरदार, मुकालमा, मंजर कसी। ये उसका क्या है? ये है अफसाना का अज्जाए तरकीब। उर्दू के अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सआद हसन मंटू, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, रातुल्लाह हैदर, असमत चुगताई, सोहेल अजीम आबादी, शकील अख्तर और इंतजार हुसैन अहम है। यानी ये सब जितने भी है क्या है? अफसाना निगार है, सब अफसाना लिखने वाले हैं। तो पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो अफसाना निगारों के नाम लिखे, तो आपको किसी भी दो अफसाना निगारों का नाम लिखना पड़ेगा, चाहे सदा सआदत हसन मंटू हो, चाहे असमत चुगताई हो, किसी एक का नाम लिखना पड़ेगा। उनके बाद उर्दू में अफसाना निगारों की एक बड़ी तादाद इस फन को जला बख्शने में अहम तरीन मसरूफ है। देखो, यहां आपको कई सवाल बने अब तक। पहला सवाल क्या बना कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना किसकी देन है? तो वो था मगरबी अदब की देन। किसकी देन?
मगरिबी अदब की देन। नेक्स्ट है, क्या सवाल है कि अफसाना की तारीफ, अफसाना की तारीफ, ये भी एक सवाल है आपका। ये दो सवाल हो गया। तीसरा सवाल है कि अफसाना की अज्जाए तरकीब, क्या है अफसाना की अज्जाए, क्या है अज्जाए तरकीब, तरकीब। और नेक्स्ट सवाल यहां क्या बनेगा कि किन्हीं दो अफसाना निगारों के नाम। यहाँ नीचे लिख देता हूं, अफसाना निगारों के नाम। ये 3-4 सवाल आपको यहां से पूछा जा सकता है, कोई बात नहीं, सब चीज नोट में दिया हुआ रहेगा, आप यहां से भी पढ़ के आप लोग खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं। अब इस अफसाना निगार जो पूरे चांद की रात लिखा है, उसका लेखक है, मुसन्निफ है कृष्णचंद्र। कौन है इसका लेखक? कृष्णचंद्र। चलो कृष्णचंद्र के बारे में भी पढ़ लेता हूं, क्योंकि सवाल यहीं से पूछा जाए। कहां से? यहीं से पूछा जाएगा। यहीं से, यहीं से पूछा जाएगा। यहीं से सवाल पूछा जाएगा, समझ गए? शुरुआत करता हूं। कृष्णचंद्र 23 नवंबर 1914 ईस्वी को वजीराबाद जिला गोजरा, जिला गोजरा नवाला पंजाब में पैदा। यानी कृष्णचंद्र 6, उसकी पैदाइश कब हुई? तो 23 नवंबर 1914 ईस्वी को हुई। और कहां हुई? तो वजीराबाद जिला जो है गुजरानाला पंजाब में हुआ। पंजाब क्या है? एक स्टेट है। और कौन सी जिला में? तो वजीराबाद जो है वहां पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पैदा हुए, एक गांव में, गुजराना लावा, गुजरानावाला में पैदा हुए। उनके वालिद, उनके वालिद यानी पिता, फादर डॉक्टर गौरी शंकर भरतपुर और पूंछ कस्मीर में मेडिकल अफसर थे। यानी उसके वालिद का क्या नाम था? कृष्णचंद्र के उसके वालिद का नाम था डॉक्टर गौरी शंकर भरतपुरी। क्या नाम था? गौरी शंकर नाम था उसके। और वो कश्मीर में मेडिकल अफसर थे। क्या था? मेडिकल अफसर थे। कृष्णचंद्र की तालीम पूंछ यानी जम्मू कश्मीर में हुई। यानी कृष्णचंद्र की पैदाइश जो है जम्मू कश्मीर में हुई। और इस पैदाइश नहीं, इब्तिदाई तालीम कहां हुई? तो जम्मू कश्मीर में हुई। किसकी? कृष्णचंद्र की। 1930 ईस्वी के बाद आला तालीम के लिए लाहौर गए। यानी कृष्णचंद्र जो है 1930 ईस्वी में आला तालीम, उच्च शिक्षा के लिए कहां गए? वो लाहौर गए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1930 ईस्वी में आला तालीम के लिए कृष्णचंद्र कहां गए? तो वो लाहौर गए थे। और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। यानी वहां जाके फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। समझ गए? अब यहां से मैं कुछ चीज बताऊं कि सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि कृष्णचंद्र की पैदाइश कब हुई, ये भी एक पूछा जाए कि कहां हुई, ये भी पूछ सकता है कि जिला में हुई, वो भी पूछा जाता है कि सोबा में हुई, तो वो पंजाब, सोबा यानी स्टेट में हुई, तो वो पंजाब में है। तो उनके वालिद का नाम क्या था? तो उसका वालिद का नाम था डॉक्टर गौरी शंकर। और उसके वालिद क्या करते थे पेशे से? तो वो एक मेडिकल अफसर था। और कृष्ण की इब्तिदाई तालीम कहां हुआ है? तो वो पूंछ में हुई, यानी जम्मू कश्मीर में हो। नेक्स्ट सवाल, 1930 ईस्वी के बाद आला तालीम के लिए कहां गए? तो लाहौर गए। किस कॉलेज में दाखिला लिया लाहौर में?
तो वो फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में लिया। कई सवालात यहां से बना अब तो। 1934 ईस्वी में पटना पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी जुबान में एमए किया। यानी फिर उन्होंने 1934 ईस्वी में जब उसका उच्च तालीम या शायद ग्रेजुएशन के लिए गया था, 1934 ईस्वी में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी अंग्रेजी जुबान में उन्होंने एमए किया, समझ गए। और 1937 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। यानी फिर 1937 ईस्वी में उन्होंने वकालत का इम्तिहान भी पास किया। उनको मुलाजिमत के बंधन में जकरी जिंदगी पसंद नहीं थी, यानी मुलाजिमत जकरी जिंदगी उसको पसंद नहीं थी। फिर भी 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट के तौर पर मुलाजिमत की। यानी फिर भी उन्होंने 1939 ईस्वी में क्या किया, ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट के तौर पर मुलाजिमत की, नौकरी की। एक साल के बाद दिल्ली और फिर कुछ दिनों बाद ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के तबादला करा लिया। यानी कि एक साल बाद फिर उन्होंने दिल्ली और फिर कुछ दिनों बाद लखनऊ में तबादला कर लिया ऑल इंडिया में। लाहौर, दिल्ली और लखनऊ जैसे अदबी मुकामात में रहकर उनकी जुबान और बयान में निखार और उनकी अदबी जौक व शौक में गैर मामूली इजाफा पैदा हो। यानी उनके लाहौर में जो किया, दिल्ली में, लखनऊ में, समझ गए। कृष्णचंद्र की इब्तिदाई अंग्रेजी जुबान में लिखना शुरू किया, लेकिन फिर वह उर्दू में लिखने लगे। यानी इब्तिदा में उन्होंने अंग्रेजी जुबान में लिखना शुरू किया, फिर आगे वो उर्दू में लिखने लगे। हुमायूं और अदबी दुनिया में उनकी कहानियां शाये हुई। देखो, हुमायूं और अदबी दुनिया में उनकी क्या शाये हुई, कहानियां शाये हुई। और फिर वह सदा के लिए उर्दू की हो रह गई। उनकी अफसानों को लाजवाल शोहरत हासिल हुई। यानी उनके अफसानों को क्या हुआ, खूब शोहरत मिली। उनके अफसाने को उर्दू अफसाने में इजाफा तस्वूर किया गया और कृष्णचंद्र उर्दू दुनिया के एक बेजद अहम अफसाना निगार बन गए। यानी एक अहम अफसाना निगार बन गए कृष्ण। लखनऊ में कयाम के दौरान उनको सालेमार पैकेज के जानिब से मुकालमे लिखने की दावत मिली। यानी लखनऊ में रहते हुए भी कयाम के दौरान उसको सालेमार पिक्चर्स के जानिब से उसको क्या मिला, लिखने की दावत मिली। और इस्तीफा देकर पूना चले गए। फिर बाद में मुस्तकिल तौर पर मुंबई में सुकूनत अख्तियार कर, फिर वो मुंबई सुकूनत अख्तियार रहने लगा के 1969 ईस्वी में हुकूमत हिंद को जानिब से उनको पद्म भूषण की एजाज से नवाजा गया। यानी 1969 ईस्वी में उसको पद्म भूषण से नवाजा भी गया, जिसको श्री कृष्णचंद्र को। और दूसरे कई इदारों की तरफ से भी उनकी अदबी खिदमात का एतराफ किया। आगे बढ़ता हूं। कृष्णचंद्र तकरीबन 80 किताबें शाये हुई। यानी किताबें शाये हुई, यानी करीब कृष्णचंद्र की 80 किताबें शाये हुई। उन्होंने अफसाना के अलावा नावल, ड्रामे, रिपोर्टाज और मुजामिन तहरीर की। यानी अफसाना के अलावा नावल, ड्रामे, रिपोर्टाज भी तहरीर लिखे हैं, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत एक अफसाना निगार की है। उनके नाविलों में शिकस्त, जब खेत, जागे दिल की वादिया सुगे, एक गधे की सरगुजिश्त और आसमानी रोशनी वगैरह खासतौर पर काबिल जिक्र है। यानी उसके नाविल है, सब क्या है, शिकस्त, जब खेत जागे, दिल की वादियां सो गए, एक गधे की सरगुजिश्त और आसमान रोशन, क्या है, सब उसके नाविल है। किसके, कृष्णचंद्र वगैरह खासतौर जिक्र है। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नाविल है। यानी शिकस्त जो है उसका क्या है, पहला नाविल है। कृष्णचंद्र बुनियादी तौर पर एक रूमानी अफसाना निगार है। क्या है, एक रूमानी अफसाना निगार है कृष्ण। उनकी जुबान नहायत खूब सूरत और सबक थी और
इसमें जादू जैसा असर था। कृष्णचंद अपनी खूबसूरत जुबान और मयारी तख्लीकात के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जुबानों के अलावा दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक के अहम जुबानों में भी उनके अफसानवी और नावलों के तर्जुमे शाये हो चुके हैं। 8 मार्च 1977 ईस्वी को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। कब इंतकाल हुआ? 8 मार्च 1977 ईस्वी को मुंबई में आखिरकार उसका इंतकाल हो गया। देखो, यहां से कई सवाल बनते हैं कि पूछा जा सकता है कि कृष्णचंद तकरीबन कितने किताब लिखे? तो 80। उनके नावलों के नाम लिखे हैं तो वो भी लिखना है। सिकिस्ता, सिकिस्त जो है वो पहला उसका नावल है, ये भी पूछा जा सकता है। कई सारे सवाल यहां से बनते हैं। अब आगे बढ़ता हूं। पूरे चांद की रात क्या है? पूरे चांद की रात। और यह क्या है? एक मुख्तसर अफसाना है। पर मिनट, क्या है? एक मुख्तसर अफसाना है। मुख्तसर अफसाना है पूरे चांद की रात। क्या क्या रहा है कहानी में? अप्रैल का महीना था, बादाम की डालियां फूलों से लद गई थी। यानी अप्रैल की महीना था और बादाम की जो डालियां हैं वो फूलों से लद गई थी। फूल होता है ना, बादाम की जो डालियां होते वहां तो फूल होता होगा। और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बाहर की लताफत आ गई थी। हवा की बर्फीली बावजूद भी लताफत आ गई थी बाहर की। बुलंद वाला तुंगों के नीचे मखमल दोब पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफेद फूलों की तरह खुले हुए नजर आ रहे हैं। अगले माह तक ये सफेद फूल उसी दोब में जज्ब हो जाएंगे। यानी ये जो फूल है, सफेद फूल, एक दिन वो भी क्या होगा? इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। उर्दू उर्दू दोब में का रंग हरा सब्ज हो जाएंगे और बादाम की शाखों पर हरे भरे बादाम पुखराज की नगीनों की तरह झूलेंगे। यानी हरे भरे बादाम झूलेंगे और नीलगू पहाड़ों के चेहरों से गहरा दौर हो जाएंगे। और इस झील के पुल के पार पगड पगडं पगडंडी पगडंडी के खाक मिला मुलायम भैरों की जानिब पहुंचाने से झुंझुना उठे। और फिर उन बुलंद वाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों के पले हुए मोती मोटी मोटी गुफ और गर्मियों में कतर से जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल माह का महीना था, अभी तंगों पर पत्तियां न फूटी थी, अभी पहाड़ों पर बर्फ का खरा था, अभी पगडंडे का सीना भेड़ों की आवाज से गूंजना था। अभी समल की झील पर कोमल की चिराग रोशन न हुए थे। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर उनके लाखों रूप को छुपाए बैठा था, जो पहाड़ी की आमद पर एक उसकी सतह पर एक उसकी एक मासूम और बेलौस हंसी की तरह खुल जाए। पुल के किनारे बादाम की पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे। यानी जो बादाम की जो है शाखें हैं वो चमकने लगे। पुल के किनारे शगुफे चमकने लगे। अप्रैल महीने में जमिस्तान के आखिरी सब में बादाम फूल जागते हैं। यानी जमिस्तान की आखिरी सब में क्या होते हैं? बादाम फूल जागते हैं। और बाहर की नकीब बन कर झील के पानी में कश्तियां तैराते हैं। फूलों की नन्हे शिकारे सतह आब पर रक्सा व लर्जा बाहर की आमद के मुंतजिर है। पुल के जंगली का सहारा लेकर मैं अरसे उसका इंतजार कर रहा था।
से पर खत्म हुए शाम आ गए झील डॉलर को जाने वाले हाउस बोट पुल के संगला की महारबों के बीच में से गुजर गए और अब वो अफ के लकीर पर कागज की नाविलों की तरह कमजोर और बेबसन नजर आ रहे हैं। शाम के करमजी रंग के आसमान के किनारे इस किनारे तक फैलता गया और करमजी से सरमई और सरमई से स्याह होता गया, हत्ता के बादाम की पेरू की कतारें ऊंट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारकशी मुसाफिर की गीत की तरह चमक उठा। हवा और खनकी तेज होती गई और नथन्ने उसके बर्फीले लम्स से सुन हो गई और फिर चांद निकल आया और फिर वह आ गई, तेज तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडे के ढलान पर दौड़ती हुई वह मेरे करीब आ गई, रुक गई। इसने आहिस्ता से कहा, हाय। इसकी सांस तेजी से चल रही थी, फिर तेजी से चलने लगती। इसने मेरे साने को अपनी उंगलियों को छुआ और फिर अपना सरा हुआ रखा और इसके गहरे स्याह बालों का परेशान घना जंगल और दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला और मैंने उसे से कहा, फिर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी रात अच्छी है। उसने अपना कमजोर और नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे साने पर रखा, यानी दूसरे हाथ में रखा और बादाम के फूलों की भरी साख झुककर मेरे कंधे पर सो रही। देर तक वह खामोश रहा, फिर वह वापस। तो साथियों, इतना क्या मैं पढ़ा हूं, मैं मेन चीज को पढ़ा देता हूं, यहां समझा देता हूं, क्योंकि कहानी बहुत लंबा है, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ क्या बोला गया है इस कहानी में वो चीज समझा देता हूं लास्ट में। देखो साथियों, ये था पूरा कहानी, बहुत लंबा कहानी है, तो ये हम लोग कब तक पढ़ेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसलिए मैं कहता हूं, देखो यहाँ वर्ड मीनिंग है खनकी, यानी खनकी किसको कहते हैं, सर्दी, ठंडक, लताफत, नरमी, दो घास, तंग, पहाड़ की चोटी, बुलंदी, गहरा, सतह किसी चीज का हालाई हिस्सा, जमिस्तान, जार, ये इसका मीनिंग वगैरह है, मिल जाएगा आप लोग को। तो वो आप इस कहानी को हम लोग लास्ट में समझे। ये अफसाना कश्मीर की हसीन व रंगीन सरजमीन की एक खूबसूरत दास्तान है। क्या है ये कहानी जो है कश्मीर की खूबसूरत दास्तान है। उस अफसाने बहारों के सरजमीन कश्मीरी के हसीन वायुओं, पहाड़ों और झीलों का जिक्र है, यानी वहां के झीलों पहाड़ों का जिक्र है, फूलों, हसनैन पौधों और खूब कोहानी की दरख्तों के अलावा हरी भरी खुशनुमा घास और बर्फ की ढकी पहाड़ों की चोटियों के मंजर निगारी है। यानी इस कहानी में पूरा यही बताया गया कि पहाड़ी वगैरह के बारे में हुआ, पहाड़ी की चोटियों बर्फ जमा हुआ, साथ ही दो मासूम दिलों की दर्द भरी एक दास्तान भी है। इस अफसाने को बयान करने वाला बुरा शख्स है जो कभी एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लड़की भी उससे को बहुत चाहती है, लेकिन एक गलत फहमी की बुनियाद पर दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। यानी एक बुरा जात हो, एक लड़की को खूब चाहती थी, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से क्या हुआ, बिछड़ जाते हैं। फिर जो है 48 बरस के बाद उन दोनों की मुलाकात हुई, यानी फिर उन बिछड़ जाने के बाद 48 बरस यानी 48 ईयर्स बाद उसकी दोनों की मुलाकात हुई।
जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो पहली नजर में एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते ना। एक दूसरे मिलते हैं तो एक पहचान ही नहीं पाते हैं दोनों। इसलिए दोनों ही बहुत बुरे हो चुके थे, यानी दोनों खूब बुरे हो चुके। लड़का का दादा बन चुका था और कहानी की लड़की भी अपने नाती पोतों को खिला रही थी। वो बूढ़ी औरत जब अपने माजी की ख्वाबों की साजादा बुरे मर्द को पहचान जाती है तो उसने अपनी दर्द भरी आवाज में ये कहती है, अब इतने बरस बाद आए हो तो कुछ कैसे कोई कैसे पहचाने, यानी इतने दिनों बाद आए हो, बहुत दिनों बाद मिले हैं तो कैसे पहचानोगे। मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतजार किया, तुम क्यों नहीं आए। यानी लड़की बोल रही है, मैंने तुम्हारा 6 बरस इंतजार किया, तुम क्यों नहीं आए। बुरा मर्द जवाब देता है कि मैं आया था मगर तुम्हें एक दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला। यानी मैं तो आया था लेकिन तुम्हें एक दूसरे नौजवान के साथ देखकर मैं चला गया। उस रोज तुम उसके साथ खाना खा रहे थे एक ही रकाबी में, यानी एक ही बर्तन में आप दोनों खाना खा रहे थे। बूढ़ी औरत एकदम चुप हो जाती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। फिर कहती है, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। कह रही वो बूढ़ी औरत कि अरे वो तो मेरा सगा भाई था। कृष्णचंद्र ने उस अफसाने में कुदरती मनाजर को भी बहुत खूबसूरत और दिलकश अंदाज में पेश किया। अल्फाज भी बहुत सादा और आम फहम इस्तेमाल किए गए हैं। अफसाने के आखिरी ख्वाबी के दूसरा दरख्त के एक अलामत के तौर पर दिखाया गया है। इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिंदगी और मोहब्बत दोनों एक तसलसल है, एक रूमानी है। साथ ही यह भी एक चीज है कि अगर जाती है तो कोई दूसरी चीज फौरन उस जगह ले लेती है। समझ गए। यही एक पूरा कहानी। इसमें हम लोग एक पहाड़ों के बारे में पढ़े, जंगल घास के बारे में, पहाड़ की चोटियों के बारे में पढ़ा। समझ गए। उस मौसम के बारे में पढ़ा। फिर यहाँ दो बूढ़े औरतों के बारे में पढ़ा। समझ गए। वो बूढ़ा बूढ़ी एक नौजवान, वो नौजवान उस लड़की को चाहती थी लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से वो लोग अलग हुए। फिर 48 साल बाद मिले तब फिर वो खूब बुरी हो गई थी। लड़की कह रही है कि तुम क्यों नहीं आए मिलने हमसे। बोलिए कि मैं तो आया था कि तुम दूसरे लड़के के साथ खाना खा रही थी एक ही प्लेट में। फिर वो बूढ़ी लड़की ने वहां क्या कहा, जवाब दिया, अरे बेवकूफ वो तो मेरा सगा भाई था। ये था पूरा इस कहानी का। समझ गए। तो कोई खास नहीं। मैं फिर अगले लेक्चर में चाहूंगा कि सब्जेक्टिव में पूरा अच्छे से मैं और समझा दूंगा उस दिन। ये कहानी कोई जरूरी नहीं है पूरा पढ़ना, पढ़ोगे आप लोग खुद से पढ़िएगा, समझ जाओगे क्या कह रहा है। 1-2 बार पढ़िएगा बुक को। बुक खरीद लीजिएगा, मार्केट में मिल जाएगा। समझ गए। तो ये था आपका पूरा कहानी इस चैप्टर का। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जिसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह करेंगे। सब्जेक्टिव में 2 नंबर या सवाल, 5 नंबर या जो भी सवाल हो सब करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पूरा वहां भी मैं समझा दूंगा इस कहानी को क्या क्या बोला गया है। साथियों आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखता हूं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने साथियों जो क्लास 9th में है अभी, उसको जरूर शेयर करिए। आज तक के लिए तो खुदा हाफिज। थैंक यू, धन्यवाद।